Hello, Mathurima, you're watching Morning Post on Onbel TV. BJP leader and Rajya Sabha MP Manan Kumar Mishra has accused the opposition of trying to create confusion and obstruct the implementation of the Women's Reservation Bill. He claimed that despite being in power for decades, opposition parties failed to bring such a reform. Mishra also emphasized that delimitation is essential, stating that with rising population, increasing Lok Sabha seats is necessary and possesses no issue. देखिए, देश के लोगों में भ्रम फैलाना और महिला आरक्षण को किसी तरह बाधित करना विपक्ष का यही जो है सो उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से इन लोगों ने मीटिंग की, सर्वदलीय बैठक अपनी विपक्षियों ने की और उसके बाद ये इन लोगों ने एक प्लान तैयार किया कि कैसे इस महिला आरक्षण को रोका जाए। ये 40-50 वर्षों तक राज किए, उसमें इनके दिमाग में नहीं आया। अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार महिलाओं को उचित सम्मान देने जा रही है, तो ये तरह तरह की अड़चन पैदा करके भ्रम फैला के ये चाहते हैं कि इसको रोक दिया जाए। डिलिमिटेशन ये आवश्यक है। अब इसमें देखिए, जब जनसंख्या बढ़ गई है उस हिसाब से समानुपाती ढंग से डिलिमिटेशन आवश्यक है। लोकसभा का ये सीटें बढ़ेंगी, लोगों को कहीं कोई साउथ नॉर्थ की बात ये जो कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह सीटें बढ़ने वाली है। हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने ये कह दिया है, क्लियर किया है। बावजूद ये भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। सर, लेकिन सवाल यही उठता है ना, जो दक्षिण भारत के जो पार्टियां हैं, खासतौर से डीएमके, वो कह रही है कि रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें बहुत फासला बढ़ जाएगा साउथ और नॉर्थ के बीच में। और वो डीएमके के लोग तो आज ब्लैक शर्ट पहन के भी आए हैं, ब्लैक डे कह रहे हैं कि आज का दिन ब्लैक डे है। नहीं, देखिए, चुनाव होने जा रहा है तमिलनाडु में, तो डीएमके को एक बहाना मिल गया है अच्छा खासा कि वो जो है सो वहाँ के लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास करे। लेकिन तमिलनाडु के लोग बहुत समझदार हैं, साउथ के लोग हमारे बहुत समझदार हैं, वो सब समझ रहे हैं। जनसंख्या जब बड़ी है उस हिसाब से डिलिमिटेशन आवश्यक है। और माननीय मोदी जी ने भी कहा है, अमित शाह जी ने भी कहा है कि कहीं कोई किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, निष्पक्ष ढंग से जिसका जो अनुपात है जनसंख्या के हिसाब से डिलिमिटेशन होगा और उसी हिसाब से लोकसभा में सीटें बढ़ेगी। Addressing a political rally, Uttar Pradesh Minister Yogi Adityanath credited Prime Minister Narendra Modi for fulfilling Dr. Shyama Prasad Mukherjee's vision, highlighting the abrogation of Article 370 and uniform application of Indian laws in Jammu and Kashmir. He launched a sharp attack on the Trinamool Congress, accusing it of pushing West Bengal into corruption, lawlessness and an identity crisis. Adityanath alleged misuse of central funds and drew parallels with Uttar Pradesh's past, asserting that only a double-engine BJP government can ensure development and law and order. के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। कश्मीर में भारत का कानून वैसे ही लागू होता है जैसे बंगाल, बिहार और यूपी के अंदर लागू होता है। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे इस बात की अपील करने के लिए आया हूं कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने यहां पर आम जनमानस के सामने, नौजवानों के सामने, बेटी और बहनों के सामने एक भय का माहौल पैदा किया है। इनके कारण माफिया पैदा हुए हैं, सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया। ये माफिया प्रवृत्ति, ये बीजेपी इसको समाप्त करेगी, बीजेपी का संकल्प है। और जो जनता के लिए मोदी जी पैसा भेजते हैं दिल्ली से,
ये टीएमसी के गुंडे जो पैसा हजम कर जाते हैं, बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं आपसे यही, जो अराजकता आपको यहां देखने को मिलती है, जो भय का वातावरण है, जो दंगे हैं, जो माफिया राज है, सैंड माफिया और कोल माफिया का वर्चस्व दिखाई देता है, जो विकास के पैसे में कटमनी और करप्शन की भेंट चढ़ जाता है, इससे इसी प्रकार की बुरी स्थिति आज से 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश 9 वर्ष पहले वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, कोई पर्व और त्योहार नहीं हो सकता था, बान और बेटी और सुरक्षित थी, गुंडागिर्दी चरम पर थी, अपराध चरम पर था, माफिया हावी थे और जनता की सुविधा और जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ऐसी डकैती पड़ती थी। इसका उपचार केवल और केवल एक है, और वह है डबल इंजन की भाजपा की सरकार, डबल इंजन की भाजपा की सरकार। बहनों और भाइयों, In a joint press statement with Austrian Chancellor Christian Stocker, Prime Minister Narendra Modi said that a visit will boost trade, investment and technology partnerships between the two nations. He highlighted plans to combine Australia's expertise with India's scale to build reliable global supply chains while expanding cooperation in defense, semiconductors, quantum technology and biotechnology. The Prime Minister also welcomed a new academic partnership between IIT Delhi and Mountain University, Leoben, calling it a key step in knowledge exchange. फ्रेंड्स, चांसलर स्टॉकर की यह यात्रा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में नई ऊर्जा लाएगी। हमें बहुत खुशी है कि वे बड़े विजन और बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। हम ऑस्ट्रिया की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को जोड़कर पूरे विश्व के लिए रिलायबल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करेंगे। हम डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और बायोटेक्नोलॉजी में भी अपनी पार्टनरशिप को सुदृढ़ करेंगे। साथ ही हम इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। आईआईटी दिल्ली और ऑस्ट्रिया की मोंटान यूनिवर्सिटी के बीच आज साइन किया जा रहा एमओयू इस नॉलेज एक्सचेंज का एक उज्जवल उदाहरण है। फ्रेंड्स, भारत का टैलेंट ऑस्ट्रिया की इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की क्षमता रखता है। 2023 में हमने ऑस्ट्रिया के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया। अब इस एग्रीमेंट के अंतर्गत हम नर्सिंग सेक्टर में भी मोबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। हम ज्वाइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। यूथ एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए हम आज भारत ऑस्ट्रिया वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व एक बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति में गुजर रहा है और इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ रहा है। ऐसे तनावपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत और ऑस्ट्रिया हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम एक स्टेबल, सस्टेनेबल और लास्टिंग पीस का समर्थन करते हैं।
On the Women's Reservation Bill, TMC leader and former Rajya Sabha MP Majid Minoon said while the NDA government caused the move, historic concerns over delimitation remain valid. He argued that the government should have consulted all opposition parties before proposing changes to parliamentary constituencies, calling the process unethical and not in line with democratic principles. Stressed that consensus across political parties from Kanyakumari to Kashmir is essential on delimitation. देखिए, एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से बार बार आज की इस सदन की बैठक पर और विमेंस बिल पर बार बार एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। इसके दो रुख हैं। एक तो ये कि आपने महिलाओं के लिए सुरक्षित जगहों की तादाद को बढ़ाइए और साथ ही साथ आपने 550 से 850 के करीब सीटें बढ़ा ली, क्योंकि भारत की संख्या बढ़ गई है, जनता की संख्या बढ़ गई है। मगर डिलिमिटेशन का जो मामला है कि आप उसमें कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कम या ज़्यादा कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, उसका आधार क्या है, इस संबंध में विरोधी पक्ष की जो आपत्ति है वो बिल्कुल जायज़ है। वो इसलिए कि किसी भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर आप तोड़ मरोड़ रहे हैं कि यहाँ कम करना, यहाँ ज़्यादा करना, यहाँ नई कॉन्स्टिट्यूएंसी निकालना, इस एक्सरसाइज के लिए ये ज़रूरी था सरकार को कि वो सभी अपोजिशन पार्टियों को एक साथ लेकर बैठे, क्योंकि आपने ये जो काम किया है, आपके सर्वेयर्स, आपके चुनाव आयोग के नुमाइंदे या आपके वो लोग जिन्होंने बैठकर ये फैसला किया, वो सब आप ही के लोग हैं। उन्होंने तो आपके हित को देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, 800 में से 500 सीटें कैसे मिल पाएंगी। इसके लिए कहाँ बीजेपी एंटी बीजेपी वोटर्स हैं, उन्हें काट दो, कहाँ बढ़ा दो। तो ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और ये सरकार के लिए वाजिब नहीं है। ये इट्स एन अनएथिकल एक्ट। They should have taken all the political parties into confidence as far as delimitation of each parliamentary constituency was concerned from Kanyakumari to Kashmir. ये उन्होंने नहीं किया, इसके लिए विरोध हो रहा है। वरना अपोजिशन भी बिल्कुल सहयोग के लिए तैयार है कि महिलाओं के लिए ये उपलब्धि अच्छी होगी, आने वाले दिनों में विमेंस रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। मगर जिस अंदाज से या जिस मंशा से आपने ये किया है, वो आप अपनी सरकार को मजबूत करने और 29 के चुनाव में 500 सीट के ऊपर लक्ष्य रखकर आपने ये किया है, जो उचित नहीं है, जिस पर शोर होगा। आज अभी सदन में जो चर्चा होगी, विरोधी पक्ष के नेताओं को बहुत ही जायज़ तरीके से ये कहने का अधिकार है कि आपने डिलिमिटेशन की जो प्रोसेस है वो सही नहीं की है। On the Women's Reservation Bill, Union Minister Chirag Paswan said a demand for women's reservation has existed for decades and is essential. He questioned the opposition stance, alleging that attempts are being made to delay implementation through issues like reservation within reservation and seat count debates. Paswan added that while there was broad support during the bill's passage, opposition parties are now protesting at the stage of implementation. देखिए, ये मांग आज की नहीं, दशकों पुरानी ये मांग रही है कि विमेन रिजर्वेशन देश की आधी आबादी को उनका उचित अधिकार समुचित विकास के लिए जरूरी है देना। ऐसे में अलग अलग कालखंड में अलग अलग विषयों को आधार बनाते हुए मेरी समझ के परे है कि क्यों नारी शक्ति को उनके इन अधिकारों से वंचित रखने का कार्य किया जा रहा है। कभी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन को आधार बनाया जाता है, कभी सीटों की संख्या को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा उसको आधार बनाया जाता है। आज ये आधार बनाया जा रहा है कि जो इस बिल का आधार है कि डिलिमिटेशन के आधार पर ही ये संख्या बढ़ेगी, जिसका सबने सर्वसहमति से जो स्पेशल सत्र नई संसद जब बनी थी और उसका पहला सत्र जब बुलाया गया तो उसमें सबने इसको पारित करने का काम किया। अब जब उसको लागू करने की बात आ रही है, पहले यही विपक्ष है, क्यों नहीं जल्दी करते, क्यों नहीं जल्दी करते, क्यों आप इसको 34 तक खींचना चाह रहे हैं, क्यों नहीं 29 में करते। तो अरे प्रभु, अगर 29 में करना है तो उसके लिए आधार ये है कि आप इसको फिर 2011 के सेंसस के आधार पर आप इसको डिलिमिटेशन हम लोग करें और उसके आधार पर इनकी संख्या को बढ़ाया जाए।
ये बेसिक अमेंडमेंट्स हैं जो करने की ज़रूरत है, जिससे हम लोग बड़े लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं विपक्षी राजनीतिक दलों से भी आग्रह करूंगा कि जब आप बड़ी लड़ाई की ओर अग्रसर होते हैं, ऐसे में छोटी बातों पर अगर आप विवाद खड़ा करेंगे तो कतई आप बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि ये बिल कभी पारित ही नहीं हो पाता है। आज भी ये लोग अब आधार जो इसका आधार है कि भाई डिलिमिटेशन होगा, सीटें बढ़ेंगी, उसमें 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो पारित किया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। अब ऐसे में अब ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया डिलिमिटेशन क्यों किया जा रहा है, सीटों की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है। तो जब संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तो इसको कैसे किया जाएगा। इसका मतलब ले दे के इन लोगों ने, फिर विपक्ष ने एक बहाना ढूंढ लिया है कि किसी भी तरीके से नारी शक्ति का उचित रिप्रेजेंटेशन किसी तरीके से संसद में नहीं हो। मैं मानता हूं हम लोग को इन सारी बातों में, इन सारे विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। बड़ा लक्ष्य है, नारी शक्ति के रिप्रेजेंटेशन की बात है, और मैं उन दलों में से हूं जो बिना इनको कहे हुए उनको रिप्रेजेंटेशन देने की सोच रखता हूं। मेरे 5 सांसद हैं, 5 में से 2 मेरी महिला सांसद हैं, और मैं चाहता हूं कि 1/3 आबादी के तहत महिलाएं सदन में आएं, अपनी बातों को मजबूती से सदन के पटल के माध्यम से रखने का काम करें, और विपक्ष कतई इस पे राजनीति ना करे। मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। सर्वसम्मति से इसको पारित किया जाना चाहिए। नॉर्थ साउथ बायस का भी आरोप लगाया जा रहा है कि दोनों अलग-अलग सही तरीके से सीटों का बंटवारा नहीं होगा, नॉर्थ को ज्यादा सीटें मिलेंगी, साउथ को कम। अब दिक्कत यही है ना कि आप थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर आप अध्ययन करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप देखिए, आज की भी तारीख में जितना परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जितना रिप्रेजेंटेशन साउथ की सीटों का है इन कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न स्टेट्स, वो उतना ही बरकरार रहेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले उसमें और विस्तार से गृह मंत्री जी आंकड़ों के साथ इन बातों को सदन के पटल पे रखने का काम करेंगे। पर आप, इसी को मैं कह रहा हूं ना कि आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए आप बड़े लक्ष्य को खो रहे हैं। आज की भी तारीख में आप कंपेयर कर लीजिए, साउथ की कितनी सीटें हैं, नॉर्थ की कितनी सीटें हैं, ऑलमोस्ट तालमेल उसी बराबर का रहने वाला है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। पर इसमें बड़ा लक्ष्य क्या है कि नारी शक्ति का रिप्रेजेंटेशन हम लोग स्ट्रांगली कर रहे हैं। अब इस बात को आप आधार बना दीजिए, कल को आप बोल दीजिए मेरी सीट क्यों जा रही है, परसों आप बोल दीजिए 2 सीटें मेरी पार्टी की महिला को क्यों जा रही हैं। अब आधार ही बनाना है, फिर तो उसका कोई अंत नहीं है ना। बट अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप उचित रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को देना चाहते हैं जो देश की आधी आबादी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको इन बातों को आधार बनाकर इसका विरोध करना चाहिए या इसमें गतिरोधक बनना चाहिए। Uttarakhand Governor Gurmeet Singh announced the foundation stone laying of a multi-purpose building at Lok Bhavan. The facility will house key departments including a dispensary, information and media unit, horticulture, PWG and a cafeteria aimed at providing integrated services to staff and the public. The governor said the project blends modern infrastructure with cultural preservation and credited Chief Minister Pushkar Singh Dhami for fostering a development-oriented environment. आज अत्यंत प्रसन्नता है कि आज उत्तराखंड के देहरादून के अंदर में लोक भवन परिसर के अंदर में एक बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास किया गया है, श्री गणेश किया गया है। और इसके अंदर में उस प्रभु के 5 भवनों का इकट्ठा है, जिसके अंदर में सेवा के लिए डिस्पेंसरी, हमारे यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मीडिया है उनका विभाग, हार्टिकल्चर, पीडब्ल्यूडी और एक कैफेटेरिया। मकसद ये है कि जहाँ जितने भी कार्मिक हैं और पूरे लोक के लिए, क्योंकि लोक भवन है जनता के लिए, उनको किस प्रकार से सहायता मिले। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी पूरी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग है वो बहुत ही सुंदर तरीके से प्लान किया है, जिसके अंदर में मॉडर्न तरीके से हमारी जो बिल्डिंग है और उसके साथ में सभ्यता संस्कृति को भी किस प्रकार भवनों के निर्माण में रखा जाए। और सच कहूँ तो आज बहुत ही खुशी हो रही है कि इस परिसर के अंदर में पूरे परिवार के लिए बहुत शुभ दिन है कि यहाँ बहुत सुंदर बहुउद्देशीय भवन बनेगा, जिससे लोक की सेवा और
अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको करने का एक बहुत सुंदर अवसर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपको इस चीज का धन्यवाद देना चाहता हूं सबकी तरफ से कि ये जो वातावरण, ये जो एक इकोलॉजी, ये जो एनवायरनमेंट बना है जिसके अंदर में किस प्रकार से हम विकास और 21st सेंचुरी की तरफ में कूच करें, ये सबसे बड़ा बदलाव है। ये उसी विकास, उसी 21st सेंचुरी के युग में किस प्रकार का मॉडर्न एफिशिएंट सिस्टम्स होने चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद। That's all we have for now. Keep watching on Bill TV.